और बात फिर से यूपी विधानसभा की, जहां के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 42,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। प्रश्नकाल के बाद सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। कई विषयों को इसमें समाहित किया जा सकता है। अयोध्या से लेकर के किसानों तक, औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के भी कुछ फैसला संभव है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2023-24 का ये अनुपूरक बजट प्रश्नकाल के बाद सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। अब देखना बहुत ज़्यादा अहम है कि आखिरकार इसमें क्या कुछ फैसले होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 42,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। पिछली बजट की अगर हम बात करें तो वो 33,768 करोड़ रुपए का था और उसकी तुलना में 8,500 करोड़ रुपए अधिक हो सकता है इस बार का अनुपूरक बजट। एहतिशाम सिद्दीकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्टेड हैं। एहतिशाम, यही सवाल था मेरा इससे पहले भी कि इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए और क्या कुछ इसका स्वरूप हो सकता है इस लिहाज से कि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। क्या उसकी झलक भी अनुपूरक बजट में दिख सकती है? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव 2024 की इसमें साफ तौर से झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में योगी सरकार अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए ये काफ़ी लंबा चौड़ा बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में जो झलकियाँ मुख्य रूप से रहेंगी वो ख़ास तौर से जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में अयोध्या को लिंक किया जा रहा है उसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। ख़ास तौर से गन्ना किसानों के लिए बजट का प्रावधान रखा जाएगा। खास तौर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए इसमें बजट लिया जा रहा है। इसके साथ साथ बिजली उद्योग और खास तौर से औद्योगिक कॉरिडोर गलियारा बनाने के लिए बजट लिया जा रहा है। खास तौर से जो बेरोजगार है, जिनको टैबलेट देना है, जिनको रोजगार देना है, उनके लिए बजट दिया जा रहा है। बजट काफ़ी लंबा चौड़ा है और विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार हंगामे के मूड में है और कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन सरकार ये अपना बहुमत में है और अपना बजट पेश करेगी, उसे बहुत अच्छी तरह से पास करा लेगी। सरकार को ये पता है कि जिस तरह से देश में दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके हैं और तीसरी बार बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज है उनके लिए और लोकसभा की सारी सीटों को जीतना है। ऐसे में प्रदेश के विकास का ऐसा स्वरूप पेश करना है, ऐसा ढांचा पेश करना है जो जितना हो सकता है मैक्सिमम बजट हमें खर्च कर विकास की गंगा बहानी है। तो ऐसे लेकर तमाम हर विभागों से बजट का स्वरूप मांगा गया है। उनके बजट के आकलन के हिसाब से एक लंबा चौड़ा बजट पेश किया गया। आप देख सकते हैं चाहिए कि बजट दो तरीके के होते हैं, एक वार्षिक बजट होता है, अनुपूरक बजट होता है। इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चली है एहतिशाम वहां पे। जी हाँ, देखिए, तमाम बड़े मंत्री पहुंच रहे हैं सदन में और अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है उसमें भी हम दिखा सकते हैं शिवपाल यादव भी पहुंच चुके हैं। कहीं न कहीं शिवपाल यादव सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत ही आक्रामक मूड में है। देखिए, जैसे ही शिवपाल यादव सदन में प्रवेश कर रहे हैं ताक गहमा-गहमी का माहौल हो गया है और कहीं न कहीं एक विपक्ष के रूप में शिवपाल की भूमिका बड़े रूप में देखने को मिली है और अखिलेश ने भी इनको फ्री हैंड कर दिया। और देखिए आप बजट खर्च हुआ केवल सरकार आंकड़ों में फंसाती है और जनता को छलावा देती है, तो ये धोखा देती है जनता को। और किसी भी विभाग का बजट 50% से ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। उत्तराखंड में सर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, 41 श्रमजीवियों को बाहर निकाला गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सकुशल है, श्रमिक निकल आए हैं, बस ये अच्छा है। अच्छा है। सबसे बड़ा बजट ला रहे हैं तक का। शिवपाल यादव को अभी आप सुन रहे थे। देखिए, बजट खर्च कर नहीं पा रहे, किसी भी विभाग का 50% से ज़्यादा कर नहीं पा रहे, केवल जनता को छलावा दे रहे हैं। पिछला बजट भी पूरा तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ये कहते हुए कि सरकार आंकड़ों में फंसाती है और अभी तक जो भी आवंटन किया गया है वो तो यहाँ पर खर्च नहीं हुआ है, तो ये आंकड़ों को लेकर के वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बहुत ज़्यादा अहम है कि अनुपूरक बजट जो कि आज योगी सरकार लेकर के आने वाली है, इस पर एक रिएक्शन एहतिशाम आपका भी, जो शिवपाल यादव ने कहा और इसको लेकर के जो आरोप लगा रहे हैं वो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनुपूरक बजट है, ये सप्लीमेंट्री बजट है, ये पूर्ण बजट नहीं है।
वार्षिक बजट नहीं है। ये अमूमन सरकार से तब लाती हैं जबकि जो राशि है वो कम पड़ती है, तो उन मदों में आवंटन हो जाता है। क्या इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जानी चाहिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि विपक्ष इसको लेकर के भी हमलावर नजर आ रहा है, यानी कि तल्खियां तो अंदर से भी नजर आएगी, सदन के भीतर से भी। जी हाँ, देखिए शिवपाल यादव का कहना भी लाजमी है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो अपना बजट खर्च नहीं कर पाए हैं, लगातार विकास की स्पीड को तेजी से बढ़ा रहे हैं, लगातार चीफ सेक्रेटरी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2024 में ये अहम चुनाव है लोकसभा का, और ऐसे में सप्लीमेंट्री बजट लेना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि दिन रात एक कर उत्तर प्रदेश सरकार वो तमाम योजनाओं को पूरा करना चाहती है ताकि वो जनता को दिखा सके। इसलिए सप्लीमेंट्री बजट पेश कर रही है और काफी लंबा चौड़ा बजट पेश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोच लिया है कि लोकसभा में अपनी सभी सीटों को जीतना है, तो जनता का दिल जीतना बेहद जरूरी है। और जो तमाम बड़ी घोषणाएं की हैं वो बीच में लटकने ना पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद कहीं कोई बजट की दिक्कतें ना हो। ऐसे में वो काम सुचारू रूप से चलता रहा और तेजी के साथ चलता रहा, इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जा रहा है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि विपक्ष इस बात को लेकर घेरने में लगा हुआ है कि कुछ विभागों ने अपना बजट पूरा खर्च नहीं किया, लेकिन उन विभागों को भी निर्देश दिया गया वो बहुत ही तेजी के साथ काम कर रहे हैं और कई बड़ी योजनाओं के जो टेंडर थे वो भी फुलफिल हो गए हैं। तो बहुत सी तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ विभाग बजट नहीं खर्च कर पाए हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि अनुपूरक बजट आते ही वो जो पहला पेंडिंग बजट है वो पूरी तरह से खर्च हो जाएगा। तो ये बजट काफी भारी भरकम रूप में लिया जा रहा है और पूरे बजट में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 की झलकियां देखने को मिलेगी, चाहे वो अयोध्या से लेके एनसीआर की बात किया जाए या वाराणसी से लेके पूर्वांचल की बात किया जाए, हर जिले हर क्षेत्र के लिए इसमें विकास की गंगा बहेगी। और इतना बड़ा तस्वीर फुल फ्रेम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो नेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं और हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे हैं विधानसभा का घेराव करते हुए, और इसमें लिखा है कि सभी वादे बीजेपी ने जो किए वो अधूरे हैं, मरीज तड़प रहे अस्पतालों में, सरकार भाग रही कामों से। ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, जब सत्र के बाहर जब सत्र का आयोजन हो रहा हो तो वहां पर सदन के भीतर और सदन के बाहर से ऐसी तस्वीर सामने आई हो। कुछ रिएक्शन भी सामने आ रहे, एक बार सुन लेते हैं। ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, सभी विधायक उत्तर प्रदेश बेहाल है। आज बड़ा सवाल है, वो किसान जिसने बड़े संकट से अपनी खेती को बचाई हो सालों से, आज उस अन्नदाता का आज उत्पादन खरीदा नहीं जा रहा है। धान क्रय केंद्रों की बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, आज धान केंद्रों की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में केवल 10% की खरीद हो पाई है। आज भी तमाम धान क्रय केंद्र खुल नहीं पाए हैं। डेंगू में लोग तड़प तड़प के मर गए। जिला अस्पतालों, पीएससी और सीएचसी तो विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा है और इस बार भी जब अनुपूरक बजट सरकार लेकर के आ रही है तो इसी तरीके से वहां पर हंगामे की खबर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी एहतेशाम सिद्दीकी लगातार बने हुए हैं। एहतेशाम, दो तीन चीजें। पहली बात तो ये कि कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो 42,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, पिछले बजट से 8,500 करोड़ रुपए अधिक। इसके अलावा योगी सरकार के अभी एजेंडे की बात करें, अयोध्या बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बहुत नज़दीक आ रही है। इससे इतर किस तरीके से अयोध्या का विकास हो, सरकार इस पर भी केंद्रित है। क्या ये माना जाए कि जो बजट आ रहा है अनुपूरक बजट, उसमें भी अयोध्या को लेकर के कई सारे अहम फैसले हो सकते हैं अयोध्या के विकास के लिए सर्वांगीण? जी हाँ, अगर हम बात करें जो अनुपूरक बजट की, तो अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो अयोध्या को, क्योंकि सरकार जिसने वादा किया था कि हम लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या का मंदिर निर्माण कर लेंगे। और जो अभी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी हमारे पास आ गए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि डिप्टी सीएम का काफिला आया है और क्या कहते हैं डिप्टी सीएम। हम मैं बात कर लेता हूँ। विधानसभा पहुंच गया, मैं बात करता हूँ, ठीक है। विधानसभा तो अभी चल रही है, इस हफ्ते है पूरा। ब्रजेश पाठक हालांकि इस वक्त फोन पे कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो मीडिया को संबोधित करते हैं आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सुनते हैं ब्रजेश पाठक को। सरकार अपनी विकास की योजनाओं को नई धार देना चाहती है, किस तरह का? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं।
तो हम उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है, सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए। और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में ये ईश्वरीय गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। दरअसल आप जानते हैं भैया, विपक्ष जो है पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको अपने जो कार्यकाल हैं उनकी बातें याद रहती हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में जब जब उनकी सत्ता रही तब तक डूबा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगों का स्टेट कहा जाता था, अपराधियों का मनोबल चरम पर था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 पर हैं। और इसके अलावा जो अपराधी हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में बेहतर प्रदेश के रूप में होती है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में होने लगी है। और यही अपने कार्यकाल को याद करके वो मन में तरह तरह की बातें लाते हैं। जनता अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता, गुंडई और केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है। कार्रवाई शुरू हो रही है सर जी, नई नियमावली के साथ आज देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि समय समय पर अपने आसन से जो निर्देश दे उसका हम सब अनुपालन करें। और इस बार नई नियमावली के साथ सदन संचालित हो रहा है और अध्यक्ष के निर्देशों का हम सबको अनुपालन करना है। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को अभी आप सुन रहे थे। यूपी के लोगों का जीवन स्तर सुधारना है, यही मकसद है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए भी आज अनुपूरक बजट पेश होगा। किस मद में कितना आवंटन, इस पर रहेगी हमारी नजर। एहतेशाम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सदन में आज अनुपूरक बजट पेश होना है, ऐसे में क्या कुछ प्रावधान होगा, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, वो देखना बहुत ज्यादा अहम है। कुल मिलाकर आज भी हंगामे के आसार है। तमाम बड़े चेहरे जो कि पहुंच रहे हैं सदन के भीतर, वो भी आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से वो इसको लेकर के इसका जिक्र करते हैं। विपक्ष इसको लेकर के सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा कि अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास होता है। एहतेशाम मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एहतेशाम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सदन में कई सारे ऐसे मसले जहां पर एक तरफ विपक्ष इसको लेकर के हमलावर नजर आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुपूरक बजट के जरिए इसके राजनीतिक मायने भी, लेकिन यूपी के लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए कई अहम फैसले हो सकते हैं। अब आप ये समझिए कि आखिरकार अनुपूरक बजट क्या है। ये सप्लीमेंट्री बजट है, वित्त वर्ष के बीच में इसे पेश किया जाता है। जिन खर्चों का पूर्वानुमान नहीं होता उनके लिए अनुपूरक बजट आता है। सबसे बड़ी बात है कि बजट राशि कम पड़ने पर अनुपूरक बजट पेश होता है। ये पूर्ण बजट नहीं है, अनुपूरक बजट है, यानी कि सप्लीमेंट्री बजट है। ये आज पेश होने वाला है यूपी का। अब इसमें क्या कुछ प्रावधान होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर।